3 जिलों की सीमाएं आकर मिलती हैं। यदि अगर हम देखें तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये सादाबाद इलाका है जो जनपद हाथरस के अंतर्गत आता है। इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ से बलदेव तहसील महावंश शुरू हो जाती है, यानी कि जिला मथुरा। और अगर यहाँ से अगर 2 खेत पीछे चले जाएं तो फिर डिस्ट्रिक्ट आगरा यानी खंदौली लग जाता है। आज हम आप लोगों को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैली ब्लाइट यानी झुलसा रोग के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि झुलसा एक ऐसी बीमारी है जिसका निदान न तो आज तक किसी कंपनी पर हो पाया है और न ही कोई किसान इसका तोड़ निकाल पाया है। इससे किसानों की सारी जमा पूंजी जो है पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह जाती है, क्योंकि किसानों की जो लागत होती है, किसानों की जो इच्छाएं होती हैं, वो उस वक्त जो है दम तोड़ देती हैं जब खेत में जो है झुलसा लगता है। झुलसे से बचाने के लिए किसान जो है अपनी फसल को तमाम जद्दोजहद करते हैं, तमाम फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं, तमाम जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन बच नहीं पाती है। यहाँ पर जिस फील्ड में मौजूद हूँ ये है 3797 यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च ऑफ इंडिया का 3797, जिसे कुफरी बहार बोलते हैं, क्योंकि ये आलूओं का राजा भी बोला जाता है। और इसकी जो खासियत है वो जो है एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी के रूप में जो है जानी जाती है। अब किसान साथियों, पहले तो भीषण गर्मी की वजह से किसान जो है काफ़ी प्रभावित रहे। बेल आलू की 2-2 3-3 फीट की हो गई, ट्यूमरों का विकास नहीं हुआ। किसानों को लगा कि मौसम जो है थोड़ा आर्द्र होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो हमें जो है अच्छी फसल मिल जाएगी। लेकिन टेम्परेचर डाउन हुआ और उसके बाद में फिर आई बरसात ने किसानों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। और बारिश ने, किसानों को उम्मीद थी कि बारिश हो गई, और ये हर किसी किसान की उम्मीद होती है कि बारिश होने के बाद में फसलों पर एक रौनक बिखर जाती है। लेकिन यहाँ पर रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन सूर्यदेव का प्रकोप जरूर जो है दिखाई दिया। अब जब सूर्यदेव का प्रकोप दिखाई दिया तो उससे किसानों की पूरी जो उम्मीद जो थोड़ा बहुत भी बची हुई थी वो जो है धराशायी हो गई। एक बहुत बड़ा एरिया, यानी कि 3 जिलों की सीमा पर मैं मौजूद हूँ। इसे आप अपने भाषा में ले लीजिएगा कि भैया दाऊजी में सोनू भैया है, या खंदौली में सोनू भैया, या सादाबाद में सोनू भैया है। सब जगह आप लोगों को यह हालत दिखाई दे रही है। देखिए, ये है झुलसा रोग, जिसे गंवार भाषा में जो है चुर्री भी बोल देते हैं, और हमारे तो ब्रज क्षेत्र में जो है इसे जो है पपड़ा के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ आप लोगों को ये झुलसा जो है दिखाई दे रहा होगा। किसान बता रहे हैं कि इसमें जो है हमने लाखों रुपये की दवा भी लगाई है, जो काफ़ी जो है व्यर्थ साबित हो रही है, कोई इस पर प्रभाव ही नहीं है। देखिए, दवा आप लोगों को पेड़ पर जो है दिखाई दे रही होगी। तो आज हम जो है किसानों से जो है हम ये जानेंगे कि आखिर जो है इसकी शुरुआत कब से हुई और किस तरीके से निदान के लिए क्या क्या डाला, और क्या निदान संपूर्ण रूप से हो पाया, अथवा जो स्थितियां थी उससे और ज़्यादा जो है परेशान हुए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? शिवराज सिंह चौधरी। शिवराज सिंह जी, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आप जो हैं देख रहे हैं? हम तो इसको 3797 का जो CPR है उसको मेरठ से ख़रीद के लाए थे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अच्छी पैदावार हो जाएगी, और रोग के निदान भी किए। लेकिन ये बारिश आ गई, बारिश ने और हमारी इस पे फसल पे थोड़ा सा वो कर दिया। उसके बाद में सूरज निकला, सूरज की वजह से ये सब आप देख ही रहे हो कि चुर्री है या ब्लाइट है। इसके लिए हमने डॉक्टरों से, जो इसके एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, उन लोगों से संपर्क किया हमने। उन लोगों ने हमें दवाएं बताई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ इनके ऊपर। आप खुद देख लीजिए, यहाँ है, और यहाँ आसपास में हमारा ही खेत नहीं, यहाँ से मथुरा ज़िला लगता है, थोड़ा सा पल्ली तरफ से 2-3 खेत आगे से, और इधर आगरा ज़िला लग जाता है, और ये हाथरस में आते हैं हम। हमारे ये खेत हैं, वो हैं, आगे हैं 2-3 ये खेत, देखो पीछे सबका यही हालत है। अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ। आप मुझे ये बताइए कि 3797 ही क्यों करते हैं? 3797 इसलिए करते हैं, ये खाने में अच्छा होता है और पैदावार भी ठीक हो जाती है, इस वजह से करते हैं। 3797 ये जो रोग है, जिसे झुलसा है, जिसे आप चुर्री बोल रहे हो, वैसे तो ये ब्लाइट है जिसे झुलसा बोलते हैं। ये ब्रज भाषा में आ जाता है ना चुर्री, जिसे अमूमन हम भी बोल देते हैं चुर्री। तो इससे निदान के लिए आपने CPRI की गाइडलाइंस का पालन किया? हाँ, उसका पालन किया हमने।
फिर भी नहीं? नहीं हुआ। जब डॉक्टरों से हमने संपर्क किया, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी थी नहीं, हम तो फसल ही के बारे में जानते हैं कि वो दिया और इसमें खाद पानी जो लगता है, लेकिन ये तो एग्रीकल्चर वाले ही जानते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं कि इसमें किस रोग का क्या निदान है, कौन सी दवाएं छिड़कनी चाहिए। तो हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया कि ये दवाएं आप छिड़को, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने दवाएं आपने कितने स्प्रे किए हैं, पहले आप ये बताइए? मैंने 3 स्प्रे कर दिए इसमें, 45 दिन, हाँ 45 दिन पे और 60 दिन पे भी कर दिया, और फिर से अब कर दिया मैंने, 3 स्प्रे हो गए मेरे। स्प्रे की दवाई तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तीनों स्प्रे खाली चले गए? हाँ, तीनों स्प्रे खाली चले गए, कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं, कोई असर ही नहीं हुआ है। कितने रुपए की दवा जो है आप इसमें लगा चुके हैं फसल को बचाने की उसमें? मैं अब तक लगभग इसमें 25-30 हज़ार रुपये की दवा लगा चुका। 25-30 हज़ार की? ये भी एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी हो जाती हाँ। है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ चौधरी साहब कि ये जो स्थितियाँ हैं, ये केवल आप ही के खेत में हैं या अन्य किसानों के खेत में भी हैं? नहीं, मेरे में ही नहीं है, मुझसे कोई इस रोग की दुश्मनी नहीं है। ऐसा है कि ये मेरे खेत में देख लो, आगे और भी दूसरे खेत हैं, यहाँ से बम्बापल्ली तरफ भी देख लो, इधर देख लो, हज़ारों बीघा खेत हैं यहाँ आस-पास, उन सब में देख लो यही हालत है। यही है? यही हालत है, और नीचे ट्यूमर भी नहीं बन रहा है, छोटा-छोटा ट्यूमर रह के उसमें कोई बढ़वार ही नहीं है। अब जब ये हालत होगी तो ट्यूब का विकास कैसे हो जाएगा? विकास तो अब वो तो कह नहीं सकते कि कैसे होगा। अब ये जब हालत ख़राब है इसकी, जब रोग है, तो वो कैसे पनपने देगा। ट्यूब आपने ऐसे पेड़ को उखाड़ के देखा है कभी? इसके नीचे के ट्राई मार लूँ कि नया बीज आया है तो इसमें ट्यूब देख लूँ कितना बने हैं कितना नहीं बने हैं? हाँ, हमने देखा इसको, भाई हर किसी किसान को यही लालसा होती है कि चलो हमने इसमें दवाएं भी दी हैं और नया बीज खरीद के लाए तो हमारा थोड़ा फसल अच्छी हो, उसमें ट्यूमर भी ज़्यादा बने, लेकिन उसमें नहीं है, वो बढ़वार ही नहीं है। हमें तो ऐसी हालत में जैसे ही हम दवा देते हैं, दवा के बाद में फिर उसको देखते हैं 2-3 दिन के बाद में कि चलो इसमें कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया मुझे। जैसा ट्यूब बने थे उतने के उतने? हाँ, उतने के उतने ही हैं। कितना एक पेड़ के नीचे कितना ट्यूब बन गया होगा अनुमान? ज़्यादा नहीं बना है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5-6 बने। 5-6? तो ज़रा देख लीजिए, हमें देख लेते हैं कि 5-6 में ट्यूब बने हैं कि नहीं बने हैं। ज़रा दिखाइए, एक पेड़ खोद दीजिए कोई। पूरा पेड़ खोद दीजिए ना। पेड़ उखाड़ दो, पूरा पेड़ उखाड़ दीजिए। देखो, ये स्थिति है ये। 1, 2 नीचे देखो ना, नीचे देखो, नीचे देखो, इसे देखो, इसमें एक ट्यूब और हो। अरे आता है चुना रही है। चलिए यही है बस। तो भैया कितने ट्यूब हैं जरा गिनिएगा? 1, एक 5 ट्यूब है। और 5 में साइज कितने का है भैया जरा? एक का ही साइज। तो क्या ये साइज ये पैदावार बम्पर हो गई? नहीं, बम्पर कहाँ हुई है, एक ट्यूब से का बम्पर हो जाएगी, ये गुल्ला साइज बनेगा आगे जाके। नाम क्या है भैया? मेरा कुंवरपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? बिलारा का। बिलारा के रहने वाले। तो स्थितियाँ यही हैं? हाँ, स्थितियाँ यही हैं। ब्लाइट ज़्यादा अटैक किया है? हाँ, ज़्यादा अटैक किया है। कितने दिन की फसल हो गई होगी आप लोगों की? 60, 65, 70 दिन। 65 दिन की। और 65 दिन पे ब्लाइट ने अटैक किया तो साइज तो? साइज नहीं है अभी, छोटा ही साइज है बहुत। आ जाओ तो आ जाओ। क्या होता है कि ये भैया जो है यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि सीमा का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि जैसे ट्रायंगल, मथुरा भी पास में यानी सीमा लग गई, खंदौली की सीमा लग गई, और ये हाथरस की है, सादाबाद में तो है। तो भैया जो ब्लाइट है वो एक साथ आई या पहले से ही अंदेशा था? ना, एक साथ बारिश के बाद एक साथ आई है। जैसे मैं अभी कई जगहों पर देखा हूँ आपके या कचनाऊ वगैरह, ये बलदेव आपका बिल्कुल नज़दीक पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी देखा हूँ तो यहाँ पे तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब है। हाँ, और ज़्यादा स्थिति खराब है इस साइड में। कई लोग तो ज्ञान बघार रहे थे कि फसल बहुत अच्छी आ रही, बम्पर पैदावार है और कोई रोग ना है। नहीं, पहले तो सही थी और इस बारिश के बाद हो गई है ये। ये गलन भरी जो सर्दी पड़ रही है, इससे कितना असर आप अपनी खेतों पे देख रहे हो? इससे असर तो है ही है, ये सामने आपके दिख ही रहा है। ये तो मैंने खोद लिया। चलिए देखते हैं। भैया राम राम। राम राम क्या नाम है जी आप? जी, मेरा जितेंद्र सिंह चौधरी है। तो आप पैसे से करते क्या हैं? वैसे तो पापा के साथ ही आलू की खेती करता हूँ। खेती करते हो? क्या खेती से गुजर बसर हो जाती है?
नहीं, इतना भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कंडीशन क्या हो रखी है। जो उम्मीद रखी थी वो उम्मीद पूरी टूट चुकी है। तो मौसम के अनुसार ये सारा काम आप देख सकते हैं, ये चुर्री सी मार गई है। पिताजी के साथ में मतलब आप ये मान लीजिए कि नौकरी नहीं है, पिताजी के साथ खेतों में जो है खेती कर कर अपने जीवन की यापन कर रहे हैं। और देखिए भैया पे एक अबोध बच्चा भी है। और अब किसान करें तो करें क्या, परिवार भी चलाना है, गृहस्थी भी देखनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। और जो तमाम हारी बीमारी, तमाम ऐसी समस्याएं सामाजिक सरोकार से होते हैं, अब उनमें आर्थिक वहन तो करना ही पड़ता है, यानी पैसों की तो ज़रूरत होती है। अब अगर जिनके पास में सरकारी नौकरी है, जिनके पास में आमदनी के दूसरे स्रोत हैं, वो तो चलो झुलसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह से आलू खरीद लेंगे, 500 हज़ार कट्टे खरीद लेंगे। लेकिन आप लोगों के पास में तो कोई चारा नहीं है, ना तो आप खरीद सकते हो, ना ही जो है। केवल ये खेती है जिसके ऊपर हम निर्भर हैं। और अभी आप फसल देख सकते हैं किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। तो अब इसमें तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। और भी खेत हैं? हाँ, ये भी हैं और उधर आगे चलिए देखिए, देख के साथ देख लीजिए, उसमें भी यही कंडीशन है, वो भी ऐसे ही है। यही हाल है। देख सकते एक बहुत बड़ा एरिया जो है इस समय पर ब्लाइट की चपेट में है। हाँ, ये अपना ये जहाँ चारों तरफ जितने भी आलू हो रखे हैं उनमें कंडीशन यही हो रखी है, तो हालत ख़राब हो गई है। तब कैसे आप जो हैं इस चीज़ को जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप जो है? करें तो अब क्या करें, अब जो भी है अब यही है, अब क्या करें। अब देखिए किसान साथियों, हम उम्मीद रखते हैं और यही आप उम्मीद तो किसान की फसल से ही होती है। चौधरी साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक अगर हमारी फसल स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम उससे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फसल बच्चों की तरह जो है उसका लालन पोषण किया जाता है, खेत भी अच्छी तरीके से तैयार किए जाते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो भी दिए जाते हैं, फसल से बचाव हेतु जो रोग आते हैं उनसे भी रक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो भी सब हम लोग करते हैं किसान लेके। लेकिन इस चीज़ पर जो है किसी का भी कोई बस नहीं। समय के अनुसार जो दवाइयाँ चलती हैं, इनकी जो भी काम होते हैं वो सारे काम हमने किए हैं। पैसा भी अच्छा से जो भी लगता है वो सारे काम हमने किए हैं, लेकिन उसके करने के बावजूद भी ये हालत हो गई है। भैया मुझे एक बात बताइए, आपका तो बिलारा, यहाँ के तो पूर्व विधायक भी हैं प्रताप चौधरी जी। तो जब मेरी उनसे बात होती है तो बोलते हैं कि सोनू जाके देखो, क्योंकि वो बॉर्डर के गांव हैं और वहाँ से सारी स्थिति मालूम पड़ जाती, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है खंदौली का हब है। खंदौली तो वैसे ही फेमस है, प्रसिद्ध है, लेकिन बिलारा और ये जो गांव है आपका, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये तो आलू के किंग के रूप में जाने जाते हैं, यानी गढ़ है ये पूरा। जब ये हालत यहाँ पर हो रही है तो अन्य जगह पर क्या होगी? ऐसी हालत है ये इसके खेत में। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्या ये जो केवल 37-97 में ही है CPRI के नए बीज में, या सभी में है? ये अपने यहाँ 37-97 ही होता है ज़्यादातर है। अब CPRI हो रहा है तो 37-97 में ही है सबसे ज़्यादा 37-97 में। और हाइब्रिड में भी है? हाइब्रिड तो कम है। पता ही नहीं है। हाँ, बहुत कम है, इक्का दुक्का खेत में। ये बगल में एक 302 का है हाइब्रिड में, अरे वो तो हमने देखा था ना, उसमें तो पूरा ही हाल खत्म हो गई। उसमें भी, हाँ उसमें भी यही हालत है। यही भैया तुम कैसे तो पीछे छुपक रहे हो? राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपको? धर्मवीर सिंह चौधरी। धर्मवीर सिंह, कितने बीघा में आलू करते हो? ऐसे हैं 2 एकड़ से। 2 एकड़ यानी कि 10 बीघा। तो कौन सा आलू लगाए? यही है CPRI। अब भी 37-97? हाँ यही है, तो मतलब 37-97 को ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। यही है, अच्छा, तो आपकी फसल कैसी है? यही कंडीशन है। कहीं इनकी रटी हुई विद्या तो ना बोल रहे? नहीं 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 नहीं, यही कंडीशन है, यही पास में ही है, 1-2-3 खेत छोड़ के। हाँ, तुम्हें तो दिखा भी सकते हैं हम तो। नहीं, जब देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यूँ तो घूमने के लिए जो है पूरा खंदौली क्षेत्र पड़ा हुआ है पूरा, उसमें जो है, क्योंकि देखो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो तो 1-2 खेतों से आइडिया लगा लेता है कि भाई साहब ये स्थितियां हैं। और जो गंवार बुद्धि है, जिसे 100% चिलांडू बोलते हैं, उनका तो ना मुझ पे इलाज है ना आप किसानों पे इलाज है। वो तो भैया आपके लिए बम्पर पैदावार ही बताएंगे, कोल्डों की छत पे भी आलू धर देंगे और जो है कोल्ड फुल भर देंगे। आज की डेट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में आप लोग जो हैं जुड़ जाते हो उनके लोगों उन चक्कर में, और वो लोग फिर जो है उसी चीज़ को डाल देते हैं कि बम्पर फसल आ रही है। पुराने फ़ोटो गूगल से या पिछले सालों के फ़ोटो उठा के डाले जा रहे हैं कि भैया बम्पर फसल है।
अब ये हालत देखने के बाद मुझे तो कहीं नहीं आ रही है। सभी खेत क्षेत्र में ऐसा ही आलू है। तो अभी आपने देखा था ना, जो आप साइज की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको करंट में बिल्कुल दिखाया था कि ऐसे छोटे छोटे साइज में है। अब बताइए, अब कहाँ से बम्पर बोल लेंगे। 37 97 120 दिन की क्रॉप होती है। 120 दिन से पहले तो वो खुदती नहीं है, और अभी केवल इनका 65 से 70 दिन का हुआ है। आपका? मेरा भी 75 दिन का था हो गया। भैया आपका कितना? 65 दिन का। आपका 65 दिन का। तो ये तो बिल्कुल अधवर पे आया ना, पूरा तो कहाँ हुआ। अधवर पे आया अभी, और अधवर पे जाके ये हालत हो गई तो ख़त्म ही हो गया मानो। देखियो, ये देखने में तो मुझे काफ़ी बड़ा वो लग रहा है कि लोग जो हैं किस तरीके से बोल देते हैं कि बम्पर फसल आ रही है, और किस तरीके से आप लोगों को एक नेगेटिवता भरी आती है कि ये हो रहा वो रहा। लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो ये सच्चाई है जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। बताइए, कोई इस बात को कह सकता है कि फसल में ये है? सबको मुफ्त का चाहिए, लूट चाहिए। लूट के लिए बम्पर फसल, खेत कोल्ड के ऊपर आलू। कोल्ड मालिक तो इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें लोन और वारदाना ज़्यादा ना देना पड़ जाए। क्या कोल्ड मालिक जो है अपने घर से दे रहा है? तो आलू पे दे रहा है, आलू पे दे रहा है किसान की। अपने घर खेत बेच के तो ना दे रहा हो ना, घर खेत है कैसे बेच के दे देगो? आलू पे दे रहे हो किसान के पे। आलू पे दे रहा है, लेकिन ला तो वो बैंक से ही रहा है। बैंक से ला के ही तो दे रहा है आपको। बैंक से ला रहा है, उसकी ब्याज लेता है। ड्योढ़ी लेता है। ड्योढ़ी। तो फिर ऐसे लोग किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नासुर समस्या होते हैं। मैं आप लोगों से केवल एक बात यही कहना चाहूँगा, क्या आप आलू के जो क्षेत्र में आलू से पैसा कमाने के लिए बैठे हैं या बर्बादी के लिए बैठे हैं? पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तभी तो घर परिवार चलेगा। पैसा इस फसल से अब देख रहे हो पैसा मिल जाएगा? इससे कहाँ मिल पाएगा, इससे तो घाटा जाएगा, लागत भी नहीं निकलेगी। कितने बीघा की लागत जो है एक बीघा में आ जाती है? 15-16 हज़ार रुपये बीघा लागत आती है। अगर हम इसमें 15-16 हज़ार की लागत ये निकालने के बाद में अगर इसमें जो आप फर्टिलाइजर्स और जो दवाइयों का डालते हो, वो कितने हज़ार की डल जाती हो? बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी दवाई आते हैं अब तो। बहुत कितने तक का डाल देते हैं? वो मान के चलो 1000 रुपये बीघा की सी तो बहुत लग जाते हैं। मान लीजिए एक किसान का 5 बीघा है तो 5000 की तो हो गई, और तो 16,000 बीघा का आप बता रहे हो, तो 20,000 रुपये बीघा हो गई लागत। 20,000 रुपये बीघा है लागत। 20 के ऊपर पड़ती लागत। चलिए, तो ये स्थितियां तो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। ज़रा अब जो है किसान साथी, इस खेत में भी जो है हम एक पौधा जो है उखाड़ कर देखेंगे कि आखिर जो है मोटा वाला खोदेंगे भाई। अब हम जो है हल्का पतरा नहीं खोदेंगे, जइया खोदेंगे। सब चीज़ सही है, लेकिन ये देखिए, ये ख़त्म हो चुका है पेड़। ये देखो आलू का साइज देखो, इसमें भी अभी देख सकते हैं आप। देखिए तो ये देखो, जाएंगे शुरुआती में ऐसे है ना। जेका है तो वही। ये हालत है। अब देखो, या मैं तो हम खोद के देखते हैं कछू मिल जावे तो। तीन ट्यूबर निकले हैं। साइज गुल्ला साइज है। मोटो एक किरी मोटा है ही नहीं, मोटा नहीं है। क्या ये से बम्पर पैदावार ये व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में चल रही है? कहाँ से हो जाएगी बम्पर पैदावार, निकल तो रहा है नहीं। लागत निकालना तक मुश्किल हो रही है। बात बिल्कुल भैया आपकी सही। हाँ 20,000 बिल्कुल। रुपये का खर्च है और 10,000 रुपये की मुश्किल से बैठ जाए तो बैठ जाए। इस बार जो है चोट अच्छी लग गई। चोट अच्छी लग रही है अब पड़ेगी। अगर खुदाई होगी वहाँ में और लाग पड़ती है, वहाँ 30,000 की लाग पड़ती है, और एक पेड़ में 3 ट्यूबर निकल रहे हैं। भैया मैंने एक बात देखी है, मैं जब से देख रहा हूँ कि गर्मी की वजह से बेल तो लंबी हो गई थी, ट्यूब तो उतनी ही रहे ना। वैल्यू तो खत्म है गई है कि ट्यूब तो आप देखिए इतना ही है, और छोटे छोटे निकले। कुछ लोग बोलते हैं फसल जब वो पेड़ ही मर गया तो फिर वो ट्यूबर कहाँ से बढ़ेगा? वो जितने बड़े थे वो उतने हो गए। ट्यूमर तो उतने ही बने ना शुरुआत से। एक पेड़ के नीचे 3 ही ट्यूमर बने, कोई ज़्यादा तो बने नहीं। तो इससे बम्पर पैदावार कहाँ से हो जाएगी? जैसे कोई बम्फर नहीं है, इससे बम्फर कहाँ है? ये अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में देखते होंगे कितना उधम मचाते हैं। हाँ बताते हैं कि जो बम्पर पैदावार है ये यहाँ तो कछू ना है, बहुत कम आलू निकल रहा है। इसी से किसान साथियों जो है आप आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि कच्चे में जो पैदावार खुदाई देख रहे हो आप 25 से 30 कट्टे बीघा के निकल रही है, तो दाने तो उतने ही है ना। दाने में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। मैंने आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में उखाड़ के देखा है कि एक पेड़ उखाड़ा है, बाकी नीचे 3 दाने मिले हैं।
कच्चे में भी यही है, पक्के में भी यही है। अब तो बस ये या तो देखो झुलसा है तो अब इसका तो विकास होना नहीं है, लेकिन जिसमें खेत में झुलसा नहीं है उसमें ये 3-4 दाने ज़्यादा से ज़्यादा फूल ही जाएंगे। 4 से 8 तो है ना रे, या 4 से 6 जा में वो ना है रे, रिंगे तो 3-4 ही। लेकिन जो मानसिकता लोगों की हो चुकी है वो इस प्रकार किसान विरोधी मानसिकता है कि न जाने कितने किसानों को वो जो है सुसाइड करने के लिए जो है बाध्य कर रहे हैं। यानी कि उनकी संवेदना प्रकट करने की अपेक्षा उनका जो है मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी जो है मानसिक दशा को जो है बिगाड़ रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की स्थिति में, ताकि आलू सस्ती दरों पर खरीद लिया जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आलू से कोई लेना देना नहीं है, यानी सर्विसमैन भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको दुकान पर बैठे मिल जाएंगे, केवल सट्टा बाजार, आलू का सट्टा लगाना है, आलू खरीदना है, कोल्ड में रखना है और दाम कमाने हैं। किसान किस तरीके से उत्पादन कर रहा है इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस कोई कह रहा है कि मुझे 600 मिल जावे, कोई कह रहा है 800 मिल जावे, कोई कह रहा है ऐसी वीडियो मत दिखाओ जाते जो है आलू तेज है जावे, किसान हमें मतलब जा रेट पे दे ही ना। बहुत लोगों की कुंठित मानसिकता को मैं जो हूँ हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख रहा हूँ जी। मैंने तो केसीसी भी उठा रखी है इस खेती के ऊपर, जो बैंक से, हाँ बैंक से लोन ले रखी है। उसके बाद में ये किया, और जिस दिन से इस पे मैंने झुलसा रोग देखा है उस दिन से ही मेरा तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है। आपके क्या सबन के उड़ा हुआ है, ये कोई अलग थोड़ी ना है। तभी तो कर मैं तो अपनी बीती हुई बता रहा हूँ ना, इनका तो है ही खैर। ये बात बिल्कुल सही है, किसान की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। और इन लोगों ने बताया, और देखो ये रास्ते में जा रहे थे तो भैया ने मुझे देखा तो गाड़ी रोक के जो है उतर के आ गए। और देखो उधर भी देखो चाचा भी जो है उसी पर देख रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। यानी कि हर कोई इस समय पर झुलसा से काफ़ी प्रभावित है। वो भी कह रहे हैं मेरे खेत में वीडियो बनाओ। अब देखो तीनों सेंटर पे हूँ मैं, तीनों जिलों के केंद्र बिंदु पर जो गढ़ है, यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि आगरा, मथुरा और हाथरस में क्या स्थिति है। अलग अलग खेतों पर घूमना पागलों का काम होता है, और जो मेन काम होता है बुद्धिमान उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि फसल का क्या हालत जो है इस समय पर हो रही है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।